हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 16। क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई तथा आय में 3:4:8 का अनुपात है तथा उनके खर्चों में 5:4:6 का अनुपात है। यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो तो तीनों की बचत का अनुपात क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आपको इस क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड की आय का अनुपात दिया है, साथ ही साथ उनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है और आपको गिवन है कि जेड की जो बचत है उसकी आय का 3/4 भाग हो तो तीनों की बचत का अनुपात क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से आपको क्या दिया है कि जो जेड की जो बचत है वो उसकी आय का 3/4 भाग है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो एक्स वाई जेड की जो आय का अनुपात है वो कितने कितने का अनुपात है, तीन पूरा आय मान लेते हैं कि भाई 3:4:8 का जो अनुपात है, मान लेते हैं टोटल आय एक्स की 3x रुपये है और y की 4x रुपये है और z की 8x रुपये है। तो अब ये कहता क्या है कि जो z की जो बचत है ना वो उसकी आय का 3/4 भाग है। तो आय कितनी मैंने मानी है 8x। इस 8x का अगर मैं 3/4 कर दूं तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जेड की आय अगर 8x है तो उसकी बचत कितनी है, यहाँ से 6x। तो अगर मैं उसकी आय में से 8x आय में से अगर मैं उसकी बचत को माइनस कर दूं तो यहाँ पे उसका खर्च बचेगा, ठीक है। और खर्च का अनुपात दिया हुआ है एक्स वाई जेड का 5, 4 और 6 का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, जो इनके जो खर्चों का जो अनुपात है वो वाई वेरिएबल की फॉर्म में मान लेते हैं। तो आपका आय का 3/4 खर्च है, ठीक है ना। तो अगर x का वेरिएबल में अगर मैं आय मानता हूँ तो उसका खर्च भी जो है उस आय का ही 3/4 है। तो यहाँ पे आपका जो ये बचत है, ठीक है ना, आय का जो 3/4 जो बचत है वो भी x वेरिएबल में ही होगा क्योंकि वो आय का 3/4 है। जब आय x की फॉर्म में है तो इसका जो बचत है वो भी x की फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ से अगर मैं खर्च की बात करूँ तो खर्च जो है यहाँ z का यहाँ पे 6 के अनुपात में है तो 6y हम मान लेंगे इसको हम, क्योंकि ये खर्च जो है इनसे कोई इसका वो नहीं है, ठीक है ना। इनका कोई जैसे 6x और 8x जो आय को जब x मान के चल रहे थे, ठीक है ना, तो उसी का ही जो भाग था वो बचत था तो वो भी x की फॉर्म में आ गया। बट ये जो खर्च है उसका कोई इससे रेशो चाहे रिलेशन नहीं है, इसी वजह से इसको जो खर्च है उसको हमने y की फॉर्म में वेरिएबल में मान लिया। ये सभी y की फॉर्म में ही हमको मान लेना है, 5y 4y और 6y। तो यहाँ से z के बारे में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 6y के और 2 से काटेंगे 2 3 6, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3y के। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x है वो 3y के बराबर है। तो मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो जहाँ पे ये x वेरिएबल है आपके आय में वहाँ पे हमको 3y पुट कर देना है। तो यहाँ इस आय में देखो 3x है तो x की जगह पे जब मैं 3y पुट कर दूंगा तो 3 तिहाई 9y यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। इन सभी को मैं खर्च की फॉर्म में पुट कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि 3x की अगर आय है तो उसका 3y जो है x बराबर 3y है, मतलब कि आय का 3 गुना, आय का 3 गुना, मतलब कहने का मतलब ये कि जो x की जो वेरिएबल है जो आय है वो 3y के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 3x की जो आय है वो 9y के खर्च के बराबर है। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपके समझ में आ रही होगी। तो हम 3x को हम 9y लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 4x है तो 4 तो आपका एज इट इज रहेगा, x की जगह पे 3y पुट कर देंगे तो यहाँ पे 12y आ जाएगा। सभी आय को हम खर्च की फॉर्म में पुट कर देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 8 3 जा कितना होता है 24y। यहाँ से हमने क्या कर दिया, जितने भी जो आय थी उसको हमने खर्च की फॉर्म में ले लिया और आपका जो वाई की फॉर्म में जो ये सिंपल जो खर्चे दिए हुए हैं इसको हम एज इट इज़ इसमें से माइनस कर देंगे तो तीनों की बचत का अनुपात निकल जाएगा, क्योंकि आय में से खर्च माइनस होता है तभी तो बचत आता है। तो ये जो खर्च का अनुपात है मान लेते हैं एक एक्स का जो है वो 5y का है। वाई की फॉर्म में सारे अनुपात थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे 6y लिया था हमने, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा आपका 6y। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो इन सभी का अनुपात आ जाएगा। तो देखो आपको मैं क्लियर कर दूं तो 9 में से 5 गया, यहाँ से आ जाएगा 4y और अनुपात यहाँ से आ जाएगा 12 में से 4 गया 8y और यहाँ पे आपका अनुपात आ जाएगा 24 में से 6 गया 18
वाई। तो अगर मैं इसको काट दूं, देखो वाई तो आपका एक तरह से तो वेरिएबल है, तीनों साइड है तो वो तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। और ये 2 से आपस में ये भी कट रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 2 रेशो और 2 चौका 8, 4 बार में चला जाएगा और 2 निम्मा 18, 9। तो 2:4:9 का रेशो आया है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ तीनों की बचत का अनुपात आपके सामने क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन एकदम ईजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2,920 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को 1 रुपये मिलता है तब बी को 80 पैसे मिलता है, लेकिन जब बी को 1 रुपये मिलता है तब सी को 1 रुपया 40 पैसे मिलता है। तो सी को बी से कितने रुपए अधिक मिला। तो सबसे पहले आपको जो ये रिलेशन दिया हुआ है हमको चेक करना है कि जो 2920 रुपये हैं उसको ए बी सी के बीच में बांटा जाता है, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि ए को जब 1 रुपया मिलता है तो बी को 80 पैसे मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए अपॉन बी, मैं आपको क्लियर कर दूं, बराबर ए किसके बराबर है, 1 रुपये के, तो ये 80 पैसे के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सभी को अगर मैं पैसे की फॉर्म में ले लूँ तो 1 रुपया 100 पैसा होता है और आपका ये 80 पैसा हो जाएगा बी। तो अगर ये 1 रुपये के बराबर है, इसका मतलब 100 पैसे के बराबर है, और बी किसके बराबर है, 80 पैसे के बराबर करके मैंने आमने सामने रख दिए। तो यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो ये होता है 20 चौका 80, 20 पंजे 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका रेशो बनाऊँ ए रेशो बी तो ये हो जाएगा 5/4 है, 5:4 का। अब दूसरी रिलेशन को अगर दूसरे कंडीशन को अगर हम देखें तो कहता है कि जब बी को 1 रुपये मिलता है, इसका मतलब ये हुआ बी और सी की बात चल रही है, तो बी इसका मतलब 100 पैसे हो गए 1 रुपये का मतलब, और यहाँ पे सी को 1 रुपये 40 पैसे मिलते हैं, इसका मतलब 140 पैसे। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। तो यहाँ से बी रेशो सी की जो रेशो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 5:7 का। आपको क्लियर हो गया होगा, पहले भी मैंने आपको बताया रेशो प्रपोर्शन में कभी भी जब हम किसी को बांटा जाता है 2-3 व्यक्तियों के बीच में, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है जो कॉमन नंबर्स हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बी का रेशो 4 का है बाद वाला, और यहाँ पहले वाला बी का रेशो 5 का है। अलग अलग रेशो हो चुके हैं जिसको हमें बराबर करना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 5 चौक 20 होगा, और यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 5 चौक 20 होगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो आपका जो वैल्यू जो आ रही है यहाँ से 5 पंजे 25 रेशो 5 चौक 20, तो ये आपका ए रेशो बी का रेशो आ गया। और यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 5 चौक 20 रेशो 7 चौक 28 है, ठीक है ना, ये रेशो है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ आपको तो ए रेशो बी रेशो सी का जो रेशो आया है वो आया है ए की वैल्यू 25 है, फिर 20 है, ठीक है, और इसके बाद आपका 28 है। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कहता है कि सी को बी से कितने रुपए अधिक मिला। तो पहले मैं इन सभी को ऐड करके 292 2920 के बराबर में रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 8 5 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ से कैरी 1 और 2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 72 बराबर 2920, ठीक है। तो यहाँ से 1 का रेशो किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो 7 चौक 28 होता है और 280 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 280, 1 सेकेंड, थोड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई है। ये 100 था, 2 20 पंजे 100, 20 चौका 80, तो 5:4 का बन गया। जब एक बी को 1 रुपया मिलता है तो सी को 20 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे 5:7 हो गया, 25 और 20, और यहाँ पे 5 चौक 20 और 28, तो ए 25 20 और 28। तो इसको मैंने जब ऐड किया तो 8 5 8 2 10 3 13 होगा, कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे बेटे। यहाँ पे जो है आपका 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे 12 लगा, 8 5 इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो ये 73 है, ठीक है ना। तो 7 चौक 28 होता है और 3 चौका कितना होता है 12, तो मतलब 280 और 12 कितना होता है 292। तो ये आपका 4 बार में खत्म हो जाएगा और आपका 0 है, साथ में 40 आ जाएगा। तो 1 का रेशो किसके हो जाएगा, 40 के बराबर। तो कहता है कि सी को बी से कितने रुपए अधिक मिला। तो देखो यहाँ पे जो सी है ये 28 है और बी कितना है 20 है, तो कितने रुपए अधिक दिखाई दे रहा है यहाँ से रेशो में 8। तो यहाँ पे मैंने 1 का रेशो जो है 40 के बराबर है, तो अगर मैं 8 से बोथ साइड गुणा कर दूँ
तो 8 का रेशियो आ जाएगा 8 चौक 32 के। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा आपको क्लियर हो गया होगा कि जब यहाँ पे 8 ज़्यादा है तो मैंने 8 के बराबर दिखा दिया, तो सीधे 320 रुपये ज़्यादा मिला, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2186 रुपये को एम एन तथा पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में 26, 28 तथा 32 रुपये कम कर दिए जाएं तो शेष राशि 9, 13 और 8 के अनुपात में उनके बीच बढ़ जाती है। तो एम को मिली हुई कुल राशि क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। इसमें कहता क्या है, जो ये रुपए दिए हुए हैं 2186 रुपये, उसको तीनों के बीच में बांटा जा रहा है, एम एन और पी के, और वो इस तरीके से बांटा जाता है कि उनके हिस्से में से अगर 26, 28 और 32 रुपये कम कर दिया जाए ना तो शेष राशि इतने के अनुपात में बढ़ जाती है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा माइंड खोल के सोल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में तो आपको लग रहा है कि भाई ये कैसा है, बट ये क्वेश्चन जो है अगर आपसे हो गया तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा। इसमें कहता क्या है कि जो 2186 रुपये को जो बांटा जा रहा है ना, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जब इतने इतने रुपए तीनों में से कम कर दिए जाएं तो शेष राशि इतने के अनुपात में बढ़ जा रही है। इसका मतलब आपको करना क्या है, ध्यान रखना है, जितने भी ये रुपए कम करे जा रहे हैं इन सभी को ऐड कर लो। तो यहाँ से आपके 26 रुपये हो जाएंगे, यहाँ से 28 रुपये हो जाएंगे और यहाँ से 32 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 2 10 6 16 का 6 और कैरी 1 5 2 7 3 2 5 2 7 और 1 8, 86 रुपये आपको पहले शुरू में ही कम करने पड़ेंगे। तो 2186 में से 86 माइनस कर देंगे तो 2100 रुपये आपके आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये 2100 रुपये हैं, ठीक है, हमने शुरू में ही इनको कम कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब वो जो बची हुई राशि है ना, अब वो इस अनुपात के बराबर हो जाएंगी, जो बटे जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये जो बची हुई राशि है वो इस अनुपात में बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, आप इस बात को देखिए। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो m को कितने रुपए मिलते हैं इस 2100 रुपये में, तो आपका ये हो जाएगा 9 बटे तीनों का सम, m का हिस्सा बटे तीनों का सम, तो 13 9 होता है आपका 22 और 22 और 8 30, 30 गुणा 2186। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 और 1 सेकंड थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। 9 बटे 30 तो आपका है ही, बट गुणा में आपका 2186 अब नहीं आएगा, क्योंकि हमने 86 तो माइनस कर दिया है ना, तो हमारा 2100 बचा है, तो ये 2100 आ जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। तो ये 0 से आपका 0 कट जाएगा और आपका यहाँ पे 9 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 पहले से ही है 210 का, तो 6 गुणा, अरे 1 सेकंड, ये 210 है ना, तो चलो कोई बात नहीं, 6 गुणा ये हो जाएगा आपका 1 सेकंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा आ गया है, कोई नहीं, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई ज़्यादा अभी वो नहीं हुआ है। तो 2100 रुपये जो है हमारे बचे थे जब हमने 86 रुपये माइनस कर दिए थे। इस 2100 रुपये को 3 हिस्सों में बांटना है, एम एन और पी के बीच में। तो जो एम का हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 9 बटे टोटल तीनों का सम 36। चलो मैं आ रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 2186 रुपये को एम एन तथा पी के बीच में जो बांट दिया गया, तो 86 रुपये जब यहाँ पे कम कर दिए गए तीनों को सम करके 26, 28 और 32 को, तो हमारा 2100 रुपये बचा था, जिसको 3 हिस्सों में बांटना है। तो अगर मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपका 9 बाय तीनों का सम आपका 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 2100 हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 3 सत्ते 21 होता है और 70 आ जाएगा, तो 9 सत्ते होता है 63, तो 630 रुपये यहाँ से जो है m का हिस्सा आ जाएगा। तो कह रहे हैं m को मिली हुई कुल राशि क्या है। तो इसमें अगर मैं जो हिस्सा m का जो मैंने कम किया था 26 जो है, इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 600 ये हो जाएगा 320 50 56 656 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप चाहो तो यहाँ से बाकियों के हिस्से भी निकाल सकते हो इनके अनुपात के हिसाब से, और बाद में इनकी वैल्यूज़ को अगर आप ऐड कर दो तो इनके टोटल हिस्से निकल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।